हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी तोशी मैम। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपका परिवहन या वाहन। ठीक है, ये परिवहन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जैसे हमारे शरीर में किसी चीज़ को लेके आना है, लेके जाना है, कुछ काम करना है, तो ये किसके द्वारा होगा? कुछ ऐसी चीज़ होगी जो लिक्विड अवस्था में होगी, जो क्या करे, पूरा ऊपर से लेके आपके शरीर, आपके सर से लेकर के आपके पैरों तक जा सके। तो ऐसे क्या चीज़ें होती हैं? आपके जो खून होता है, तो वो क्या होता है, पूरा आपके शरीर में फैला हुआ। जैसे कहीं भी आपके शरीर में कहीं भी कट जाता है तो सबसे पहले क्या निकलता है? आपको खून निकलता है, रुधिर निकलता है, ब्लड निकलता है। तो यही क्या होता है, आपका परिवहन होता है। इसी के द्वारा क्या होता है, आपके जो CO2 O2 जो भी खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ जो भी होते हैं, सब इसी के द्वारा ही, रुधिर के द्वारा ही आपके आते जाते रहते हैं। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे नीचे तक, आपके सर से लेके आपके पैरों के अंगूठों तक में जो भी चीज़ें क्या होती हैं, आती जाती रहती हैं, जिन चीज़ों की जरूरत होती है ऊतकों को, वो सब कहाँ से लेते हैं? आपके रुधिर से ही लेते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या हम देख रहे हैं? रुधिर। तो रुधिर क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल मतलब क्या होता है? जैसे गांव में आपने सुना होगा, एक बार होता, अरे तरी वाली सब्जी बना दो, तरी की सब्जी बना दो। तरी मतलब क्या? जो तरल हो, जिसमें पानी हो। ठीक है, तो रुधिर कैसा होता है? तरल होता है। ठीक है, पानी जैसा। सबके हाथों में कभी ना कभी, या शरीर के किसी ना किसी अंगों में तो कट लगा होगा ना, कभी ना कभी चोट लगी होगी किसी भी चीज़ से, कैसे भी करके। तो कट लगने के बाद क्या होता है, आपके हाथों से, पैरों से, जहाँ कट लगा होता है वहाँ से क्या निकलता है? आपको खून निकलता है। ठीक है बेटा, तो वो खून क्या होता है? आपका तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल मतलब पानी की अवस्था में, संयोजी मतलब किसी चीज को जोड़ना, संयोजन मतलब जोड़ना, कनेक्टिव टिश्यू, उसको कहते हैं कनेक्ट करना। ठीक है, और क्या है? ऊतक है। तो अभी हम जब ऊतक का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि हमारा जो रुधिर होता है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ये पूछा जाता है कि रुधिर क्या है, कौन सा ऊतक होता है? क्या रुधिर ऊतक होता है? तो हाँ, रुधिर ऊतक होता है। तो ठीक है, लेकिन कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, जो हमारे कोशिकाओं को क्या करे, जोड़े आपस में। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक बेटा, अब क्या है, इसमें तरल माध्यम प्लाज्मा होता है। तो एक इसमें दो चीजें होती हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक क्या होता है? आपका रुधिर होता है। ठीक है बेटा, प्लाज्मा और रुधिर। तो प्लाज्मा क्या होता है? जो हमारा प्लाज्मा होता है वो, उसमें क्या होता है? वर्ज्य पदार्थ होते हैं, हमारा CO2 होता है, और जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सब किस में होते हैं? प्लाज्मा में होते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका, जिसमें अनेक कोशिकाएं क्या होती हैं? निकली रहती हैं, तथा ऑक्सीजन का परिवहन लाल रुधिर कोशिकाओं द्वारा होता है। तो आपका दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है? आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है बेटा, एक है प्लाज्मा और एक क्या है? आपका रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है बेटा, तो प्लाज्मा में क्या होगा? आपका CO2। जैसे ये जो परिवहन हो रहा है, परिवहन मतलब क्या? किसी चीज का आना और जाना। ठीक, जैसे सड़कों पे देखते हो आप, तो क्या होता है? बस परिवहन निगम या जो भी परिवहन होता है, तो परिवहन मतलब एक तरफ से आना, एक तरफ जाना। तो जो हमारा ब्लड है उसमें क्या होता है? आपका प्लाज्मा होता है, और क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होती है। तो आपके प्लाज्मा में क्या होता है? CO2 होता है, और जो हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वर्ज्य पदार्थ, ये सब किसके द्वारा जाते हैं? आपके प्लाज्मा के द्वारा जाते हैं। जबकि रेड ब्लड सेल्स के द्वारा क्या जाते हैं? आपका ऑक्सीजन। ठीक बेटा, तो जो आपका लाल रुधिर कोशिकाएं होती है, ये ऑक्सीजन को लेके जाती हैं, जबकि जो प्लाज्मा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड या अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, वो कौन लेके जाता है? आपका प्लाज्मा लेके जाता है। और लाल रुधिर कोशिकाएं क्या लेके जाती हैं? ऑक्सीजन को लेके जाती हैं। ठीक है बेटा, जबकि भोज्य पदार्थ, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड और लौह आदि का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक, इसी के लिए शरीर में एक पंप यंत्र होता है। तो आपने एक चीज समझा कि दो, आपके जो ब्लड होता है, आपका जो रुधिर होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक क्या होती है? लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है वो सफेद कलर का होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक, और क्या होता है? लवण होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। ठीक, और क्या, जितने भी आपके आदि का परिवहन किसके द्वारा होता है? आपके प्लाज्मा के द्वारा होता है। याद रहेगा ना कि प्लाज्मा
प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड, और लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अब ऐसे इसके लिए क्या होता है, हमारे शरीर में एक पंप यंत्र होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं। तो हृदय में ही क्या होता है, आपके हृदय में CO2 जाता है, O2 आता है, तो ये हृदय डिसाइड करता है कि कौन सा क्या लेके जाएगा, कौन सा क्या नहीं लेके जाएगा। जैसे हृदय कहता है कि प्लाज्मा तुम कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाओगे, कहता है लाल रुधिर कोशिकाएं तुम क्या लेके जाओगे, ऑक्सीजन लेके जाओगे। तो हृदय इन दोनों के कार्यों को क्या करता है, डिवाइड कर देता है कि तुम ये काम करोगे। तो ये इसके द्वारा क्या होता है, एक हमारे शरीर में हर जगह क्या है, नली है, पंप है, ठीक है, जो नली के द्वारा क्या हो रहा है, आपके जो अच्छा खून है, जो खराब खून है, जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एक पंप के द्वारा, नली के द्वारा ही आपके कहाँ, हृदय में जाता रहता है या हृदय से आता रहता है। ठीक है, तो शरीर के सभी ऊतकों और कोशिकाओं तक क्या करे, पहुंच सके, उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक नालियां और कोशिकाएं होती हैं। ठीक है बेटा, जिसके द्वारा क्या होता है, जैसे कि आप मान लो घर बनाते हो तो उसमें क्या करते हो, नाली निकालते हो ना, तो नाली के द्वारा क्या होता है, आपके घर का सारा पानी एक प्रॉपर वे में, सही रास्ते पे, कहाँ किसी गड्ढे में या किसी नदी तालाब में वो चला जाता है। तो वैसे ही क्या होता है, हमारे हृदय में एक, जो हमारा हृदय है उसमें क्या बहुत सारे खून है, बहुत सारा ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन रहित और बिना ऑक्सीजन रहित वाले जो खून होता है, वो सब क्या होता है, उस एक पाइप के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर में आता रहता है, जाता रहता है। जैसे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी वो भी हमारे हृदय में जाएगा, जो ऑक्सीजन युक्त होता है वो हमारे हृदय से पूरे शरीर में जाता रहता है। तो ये सब किसके द्वारा होता है, एक पाइप के द्वारा होता है, नली होती है, कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा क्या होता है, हमारे रुधिर का परिवहन होता रहता है, रुधिर आता है और जाता रहता है। अब देखो, जो हमारे एक कोशिकीय, ये सब तो हमारे बारे में बात होगी। अब जो हमारे पहले एक कोशिकीय जीव हुआ करते थे, सबसे पहले धरती पर आए, इस पृथ्वी पर आए, जैसे आपकी यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, इनके द्वारा कैसे होता है, ये इनके पास तो प्रॉपर कोई अंग, हृदय वगैरह तो कुछ है नहीं, तो वो कैसे लेंगे, वो अपने शरीर के सतह से ही, ऐसे उनकी सतह, जैसे ये अमीबा, मान लो ये अमीबा है, तो अमीबा के सतह पे क्या होगा, उसके सतह से ही उसका जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा, जो उसको खाना पीना होगा, वो सब कैसे होगा, उसके शरीर के सतह से ही हो जाएगा। ठीक है, और किस विधि से होता है, जितने भी ये सारे काम होते हैं सब विसरण विधि के द्वारा होता है। ठीक है, तो हमने अमीबा पैरामीशियम में किसके द्वारा होगा, उसके शरीर के सतह के द्वारा ही होगा, शरीर की सतह से, शरीर की सतह से होगा। ठीक है, अब क्या, निम्न श्रेणी के जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि क्या हमारा हाइड्रा में क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर नाम की एक कैविटी होती है। ठीक है बेटा, गैस्ट्रोवेस्कुलर नाम की एक कैविटी होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, इनका परिवहन होता है, जहाँ से ही इनका जो भी खाना लेना, पानी लेना, वो इसी कैविटी के द्वारा ही होता है। और उसके बाद क्या आते हैं, हमारे स्पंज आते हैं। स्पंज तो आप सबको पता होगा, स्पंज जो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो वैसे क्या होता है, स्पंज की पूरी फैमिली होती है, जिसमें क्या होता है, लिगोसुलोनिया। तो जब आप बड़े होगे तब आप पढ़ोगे 11th-12th में, जब आप जाओगे तो देखोगे कि लिगोसुलोनिया से कुछ स्पंज होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, नहाते में बाथ स्पंज होता है, जिससे हम क्या करते हैं, रगड़ रगड़ के नहाते हैं। तो जो स्पंज होता है उसमें किसके द्वारा होता है, उसमें होता है हमारा जल संवहन तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है बेटा, उसमें क्या होता है, आपका ऑस्ट्रिया होता है, जैसे ये क्या है, एक हमारा लिगोसुलोनिया होता है। ठीक है बेटा, इसमें एक कैविटी होती है, तो यहाँ से जल आता है और एक कैविटी में जाता है, फिर यहीं से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ से आएगा, यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो जो भी चीजें इनको लेनी होती हैं, इसी में कैविटी के अंदर जब पानी आता है, इसी में से ले लेता है, जो भी खाना पीना होता है, जो छोड़ना होता है, इसी पानी में छोड़ देगा। फिर नीचे एक नली होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो स्पंज में क्या होता है, जल संवहन। ये बेटा याद रखना, हाइड्रा में क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जबकि स्पंज में क्या होता है, जल संवहन तंत्र होता है। ये बहुकोशिकीय जीव जैसे क्या, हाइड्रा और अमीबा पैरामीशियम में कैसे होता है, शरीर की सतह से ही हो जाता है। इनमें क्या होता है, जल संवहन तंत्र द्वारा होता है। ये सब जो भी है, सब विसरण विधि के द्वारा ही क्या लेंगे, आपके परिवहन को पूरा कराएंगे। तो सब में क्या होगा, विसरण विधि के द्वारा ही होगा। अब देखो, अब हमारे बारे में बात करते हैं, बहुकोशिकीय उच्च स्तरीय जंतुओं में कैसे होता है, आहार नाल के समीप जो भी कोशिकाएं होंगी, जो भी हमारे आहार नाल के समीप होगा, उसमें तो आसानी से हो जाएगा, अंगों में पदार्थ का विसरण द्वारा पहुंच जाते हैं। ठीक है,
नाल के समीप की कोशिकाएं एवं अंगों में पदार्थ विसरण द्वारा ही आ जाता है, तो उन्हें नलिका कोशिका की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो कहाँ आहार नाल से दूर स्थित हो जाएंगे, उनके लिए क्या लाना पड़ेगा हमको, ऊतक अंगों एवं कोशिकाओं तक पदार्थों के परिवहन के लिए हमें रुधिर लसिका द्वारा संपन्न होता है। यहाँ पे किसके द्वारा होगा, आपके रुधिर एवं लसिका के द्वारा संपन्न होता है। जो आहार नाल से दूर स्थित ऊतक या अंग है उसमें क्या होगा, कोशिकाओं तक पदार्थों का परिवहन आपके रुधिर और लसिका के द्वारा होगा। ठीक है बेटा, अब हम क्या देख रहे हैं कि अभी हमारा एक पदार्थ था, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि रुधिर और लसिका के द्वारा कैसे संपन्न होता है। अभी के लिए आप इतना जानो कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 14 से 18 ग्राम होती है। सबसे ज्यादा किसमें होती है, हमारे पुरुषों में। ठीक है, इसमें 14 से 18 ग्राम तक जिनके शरीर में खून होता है उनका शरीर क्या होता है, मतलब उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, ना ज्यादा है ना कम है। महिलाओं में कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम। अपनी मम्मी से पूछना कि आपका ब्लड कितना है हीमोग्लोबिन, तो अगर 12, 13, 14, 15, 16 तक है तो मतलब आपकी मम्मा को खून की जरूरत नहीं, आपकी मम्मा ठीक है। वैसे आपके पापा अगर 14 से 18 ग्राम प्रति 100 ml, ठीक है, में आपका अगर हीमोग्लोबिन है तो बिल्कुल आप नॉर्मल है, सही है, उन्हें कुछ चीज़ों की जरूरत नहीं है। जैसे अगर खून उनका कम है, 12 ग्राम प्रति 100 ml से कम है अगर, तो आप उनको क्या पिलाओ, आप उनको चुकंदर खिलाओ, जो भी जूस पिलाओ, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओ ताकि उनका भी ब्लड कैसे हो जाए, 12 तक एटलीस्ट पहुंच जाए। ठीक है, और बच्चों में कितना होता है, 11 से 13 ग्राम प्रति 100 ml होता है। ठीक है, बच्चों में थोड़ा क्या होता है, हमारे कंपैरिजन में थोड़ा कम ही होता है। और गाय में कितना होता है, 10 से 15 ग्राम प्रति 100 ml होता है। अगर इतना खून गाय में है तो गाय आपकी ठीक है, अगर उससे कम है तो आप उसको और अच्छा चारा खिलाओ और अच्छा उसको चीज़ें दो खाने के लिए। भैंस में कितना होता है, 12.5 से 14.5 ग्राम प्रति 100 ml होता है। अगर इतना है तो आपकी भैंस ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कुछ भी एक्स्ट्रा खिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको ही अपने माँ बाप का, अपने गाय भैंस का सबका ख्याल रखना है, सबका देखना है। अपनी मम्मी पापा को आप पूछो कि उनका ब्लड ग्रुप कितना है और उनसे पूछो, अगर उनका कम है तो आप इतने बड़े हो गए हो कि आप उनका ख्याल रख सकते हो और उनको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अभी हम आगे देखेंगे कि मानव रुधिर का परिवहन कैसे होता है।